गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं केएस मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये करंट अफेयर की क्लास है जिसमें पूरे एक साल के करंट अफेयर का रिवीजन किया जा रहा है। आरओ और यूपी पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और पूरे एक साल का करंट अफेयर के रिवीजन का हमारा टारगेट है, जिसमें हम काफी कुछ हम लोग कर चुके हैं। तो आइए आज की क्लास का पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि आखिरकार टेली मानस सेल क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेली मानस सेल। ये सेल क्या है? दिस सेल विल नाउ बी एस्टेब्लिश्ड फॉर द आर्म फोर्सेज। An agreement has been signed in this regard between Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Defense. और थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपसे बात करूंगा मैं टेली मानस कि आखिरकार ये टेली मानस है क्या, कौन सी बला का नाम है टेली मानस। देखो, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, ये दोनों आज्ञाएं हैं और इनके बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, ये समझौता कब हुआ है? ये समझौता हुआ है जून 2024 में और इसके तहत देखो कुछ कदम उठाए गए हैं। पहली चीज, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 2 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय टेली, ठीक है, राष्ट्रीय टेली हेल्पलाइन। ध्यान रखिएगा इसको कि ये जो प्रक्रिया है इसका जो है इसको शुरू किया जाएगा राष्ट्रीय टेली मानस हेल्पलाइन। हेल्पलाइन है एक तरह की, ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, ऑनलाइन भी इसमें सुविधा रहेगी। और इसमें क्या रहेगा, इसके लिए जो सशस्त्र महाविद्यालय है, सशस्त्र बल महाविद्यालय, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर? पुणे में इसकी स्थापना की गई है 2 वर्ष के लिए पायलट। फिर बाकी देखा जाएगा, बाकी और जगह इसकी स्थापना की जाएगी। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे स्थापना की गई है। इसमें क्या होगा, देखो, सशस्त्र बल जो हमारे आर्म फोर्सेज वाले होते हैं, आप जानते हो बहुत सारे दबाव से गुजर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है एक हेल्पलाइन नंबर होगा और उस हेल्पलाइन नंबर पे वो सहायता कर पाएंगे, सहायता ले पाएंगे, किसी भी तरह की बात खुल के कर पाएंगे, क्योंकि उनको दबाव से मुक्त रखना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ ही जो इनके परिवार हैं, जो इनकी फैमिली है, ठीक है, जो इनकी फैमिली है उस फैमिली वाले भी इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजर रही होती है जब बॉर्डर पे तैनाती होती है आर्म फोर्सेज की। तो इसके लिए अब सब उम्मीद है आप समझ गए होंगे टेली मानस से संबंधित। तो इसके संबंध में दिए गए ये तीनों कथन एकदम पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें बात की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके बीच में एक समझौता हुआ और समझौता हुआ है के तहत सहयोग के उन्मूलन नहीं, ये हमारी टाइपिस्ट का कमाल है, अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पे बात की गई है टीबी, टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। देखो, कोऑपरेशन से टीबी, ठीक है, तो टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है अंडर द एग्रीमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। व्हेन इज द टारगेट ऑफ एबोल्यूशन ऑफ टीबी। भाई टीबी का एबोल्यूशन कब तक किया जाएगा, तो आपको बता दे रहे हैं। देखो, अभी हाल ही में इसके लिए समझौता हुआ है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लीजिएगा। और ये समझौता हुआ है दोनों के बीच में, खान मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच। 5 जून 2024 को ये समझौता हुआ है। देखिए, देखिए इसमें खान मंत्रालय आगे क्यों आया है? खान मंत्रालय आगे इसलिए आया है क्योंकि आप सभी जानते हैं जो खान में काम करते हैं, माइंस में जो मजदूर काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके फेफड़ों में बहुत तरह की जो है की इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो टीबी को जन्म देते हैं। और टीबी होने का बहुत ज़्यादा खतरा भी उनमें रहता है। इसी वजह से खान मंत्रालय आगे आया है इसमें सहयोग करने के लिए। और 5 जून 2024 को जो ये समझौता हुआ है उसके तहत से लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करेंगे। ठीक है, भारत को टीबी मुक्त, ये लक्ष्य आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, आप खान मंत्रालय याद रखिएगा, पता चले वहां कोई और मंत्रालय दे दे और आप कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट, ये कोलंबो प्रक्रिया क्या है, कभी पढ़ा है? ये कोलंबो प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आप बताइए भाई, फटाफट देखते हैं कौन जानता है आखिरकार कोलंबो प्रोसेस के बारे में।
आओ हम बात करते हैं। पहली चीज इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका अध्यक्ष इस बार ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। इसकी स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसमें कुल 7 सदस्य हैं। अब इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करनी थी, तो हम एक कोलंबो प्रक्रिया की यहाँ पे आपसे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे इसके बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और खासकर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ठीक है। इस बार अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बेसिकली 2024-25 के लिए अध्यक्षता की अगर मैं बात करता हूं, 2024-25 की जो इसकी अध्यक्षता है वो सौंपी गई है किसको? भारत। ठीक है, भारत इसकी अध्यक्षता को संभालेगा 2024-25 के लिए। अब देखो, इसकी स्थापना तो 2003 में हुई थी, मैंने आपको बताया। यह एक क्षेत्रीय मंच है। बेसिकली एक ऐसा मंच है जिसपे सभी जो क्षेत्रीय सदस्य हैं वो इकट्ठा होकर परामर्श कर सकें, वाद विवाद एक बार विचार विमर्श कर सकें। तो इसमें कुल 12 सदस्य हैं। अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो 12 सदस्य हैं इसमें। कौन कौन से 12 सदस्य हैं मैं उनके नाम लिख दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। 12 सदस्य याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर 12 सदस्य में से जो है कोई अभी पूछ ले कि इसमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है, मान लेते हैं कोलंबो प्रक्रिया दे दे और इसमें पूछ ले कि कौन इसका सदस्य नहीं है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा सदस्य नहीं है जब तक आपको ये 12 नाम याद नहीं होंगे। अगर आप रटिए ना तो कम से कम एक बार देख लेना तो बनता है कि मतलब 2-3 बार आप अगर पढ़ लेंगे तो उससे भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी कोई बात नहीं, बाकी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बढ़िया चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको बताया जा रहा है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, और साथ में जो है क्या कहते हैं, चीन है। चीन के अलावा भारत है। भारत के अलावा नेपाल है, इंडोनेशिया है, और साथ में फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस भी इसका सदस्य है। श्रीलंका भी इसका सदस्य है। श्रीलंका के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड, थाईलैंड भी इसका सदस्य है। ठीक है, और वियतनाम और कंबोडिया भी इसमें शामिल हैं। वियतनाम और कंबोडिया, और साथ में भारत। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत जब से इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है। मतलब संस्थापक सदस्यों में से है। ठीक है, अब देखिए, इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया नहीं, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारत को। देखिए, ऐसे ही सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसकी स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है, एकदम सही बात है। बाकी इसकी स्थापना 2008 में हुई नहीं भाई, कब हुई है? 2003 में हुई है। इसमें कुल 7 सदस्य हैं, 7 नहीं है। इसमें कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नो ऑफेंस टू अर्थ क्या है? व्हाट इज नो ऑफेंस टू अर्थ? बताइए भाई। यह एक छाता है जो अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा। एक बार याद होगा मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट प्लान कर रहे हैं कि अम्ब्रेला एक अंतरिक्ष में तैनात करेंगे जिससे जो है सोलर इंसुलेशन से पृथ्वी को बचाया जा सके। यह एक बायोडिग्रेडेबल पेन है। यह प्रवालों की रक्षा के लिए एक मुहिम है। इट इज अ कैंपेन टू प्रोटेक्ट कोरल्स। इसका संबंध कार्बन उत्सर्जन से है। इट इज रिलेटेड टू कार्बन एमिशन। आपको बताना आखिरकार नो ऑफेंस टू अर्थ क्या है। देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो इसके बारे में, इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। ठीक है, एक्चुअल में बात है, आपको बता दे रहे हैं, मई 2024 की। हम अभी बात क्या कर रहे हैं? नो ऑफेंस टू द अर्थ। ठीक है, नो ऑफेंस टू द अर्थ, इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं जिसको हिंदी में हम क्या लिख सकते, मतलब शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको नोट। ठीक है, मान लेते हैं आपसे आ जाए नोट क्या है, नो ऑफेंस टू द अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, NOTE, जिसको हम नोट कह सकते हैं। नो ऑफेंस टू द अर्थ, ये है क्या? तो अब इसमें अगर मैं बात करता हूं आपसे मई 2024 की, ये डेट याद रखिएगा, मई 2024। मई 2024 में क्या हुआ कि एक्चुअल में एक ऐसा पेन बनाया गया कि जो 100% बायोडिग्रेडेबल है। 100% बायोडिग्रेडेबल क्या है? ये पेन है एक तरह का।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका नाम ही रखा गया नोट, मतलब नो ऑफेंस टू द अर्थ, ये इसका नाम रखा गया है इस पेन का। ठीक है, नोट नाम है, ब्रांड नेम। ठीक है, क्या है ये? ब्रांड नेम। अभी तक जो पेन थे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते थे, ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। और इसको लॉन्च किसने किया है? नई दिल्ली में के रहने वाले हैं, भारत में ही ऐसा हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली के रहने वाले हैं सौरभ एच मेहता। सौरभ एच मेहता, इन्होंने इसको बनाया है और इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेहता है, मेहरा नहीं है, ध्यान रखना। तो भारत में मई 2024 में बनी है, ध्यान रखना। नाम ध्यान रखना, सौरभ एच मेहता, इस नाम को जरूर याद रखना। ठीक है, सौरभ एच मेहता। ठीक है, तो ये क्या है? इसका संबंध, यह एक बायोडिग्रेडेबल पेन है। यही इसका सही जवाब हो गया, बाकी सब हो गए गलत। आइए, 18वीं लोकसभा निर्वाचन के संबंध में जारी परिणाम से सत्य कथन की आपको पहचान करना है। आपको बताना है भाई, देखो कि इसमें बीजेपी को 247 सीटें मिली थी क्या? यह चुनाव 6 चरणों में हुआ था, ऐसा है क्या? इसमें कुल 74 महिलाओं ने जीत दर्ज की, सर्वाधिक नोटा का इस्तेमाल मुंबई में हुआ। तो आपको बताना है, फटाफट बताइए। ठीक है, देखो इस बार 18वीं लोकसभा हुई, लोकसभा के चुनाव हुए, और इसके चुनाव के जो परिणाम थे, ध्यान रखिएगा, चुनाव के जो परिणाम जारी हुए हैं वो जारी हुए हैं आपके 4 जून को। ठीक है, 4 जून 2024 को इसके परिणाम जारी हुए। ठीक, अब इसमें एक्चुअल में भारत की निर्वाचन आयोग द्वारा इसका चुनाव कराया गया। आइए इस पे फ्रेश पेज पे बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चुनाव परिणाम कब आए? 4 जून 2024 में। अब भाई जाहिर सी बात है, चुनाव करवाया किसने? तो भारत के निर्वाचन आयोग ने कराया। इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। अगर मैं कुल सीटें बात करूं तो कुल सीटें कितनी थी? 543 सीटें थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब चरण, कितने चरणों में मतदान हुआ? तो इसको ध्यान रखिएगा, 7 चरणों में मतदान हुआ, 6 में नहीं हुआ, 7 चरणों में मतदान हुआ। महिलाओं की संख्या, ठीक है, जो जीती हैं, जीती महिलाओं की संख्या कितनी है, कोई बताएगा? टोटल 74 महिलाएं जीती हैं। और विमेन एम्पावरमेंट साफ साफ आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आप और ध्यान से देख सकते हैं। एक्चुअल में सबसे अधिक उम्र के ऐसे एक जो है एमपी हैं जो सबसे अधिक उम्र के हैं, जो इस बार चुनाव जीते हैं। इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, ये हैं टी आर बालू। टी आर बालू कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तमिलनाडु के हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी ऐसे ही आपसे मान लेते हैं, पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा नोटा कहाँ इस्तेमाल हुआ। नोटा का मतलब हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नोटा, आप यकीन नहीं मानेंगे कहाँ इस्तेमाल हुआ। सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल हुआ इंदौर, एमपी। और साथ में अगर आपसे बात करें कि सबसे कम उम्र के, अगर सबसे कम उम्र के एमपी की बात करूं तो इसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है, महिलाओं ने बाजी मारी है। शांभवी चौधरी हैं बिहार की, 25 साल की। देखो आप लोग अभी कहाँ, वो देखो एमपी बन गई हैं, शांभवी चौधरी 25 साल हैं। ये कहाँ की हैं? ये बिहार की हैं। कई हैं ऐसे, साथ ही सेम एज के हैं, इस वजह से कई लोगों को लिया गया है। और दूसरी है प्रिया, प्रिया सरोज, ये भी 25 साल की हैं, इसी वजह से इनका भी नाम आप लिख सकते हैं। और ये कहाँ पे हैं? ये उत्तर प्रदेश की हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कोई मछली शहर, वहाँ की हैं। कहाँ पड़ती है, कोई जानते हो तो बताओ भैया, हमको मछली शहर पता नहीं है उत्तर प्रदेश का। और साथ में एक है पुष्पेंद्र सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, ये भी 25 साल की। ठीक है, और ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, कौशाम्बी से। तो उत्तर प्रदेश ने भी इस मामले में देखो तरक्की की है, 25 साल। ठीक, ये भी 25 साल। ठीक है,
और बाकी एक संजना यादव हैं जो राजस्थान की हैं, 26 साल की हैं, तो सबसे कम उम्र की हैं, तो इसलिए इन्हीं को ध्यान में रखिए, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतदान परसेंटेज की अगर बात करूं तो इस बार जो परसेंटेज रहा है वो 65.79% मतदान इस बार हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, अब ये जो सवाल पूछा गया है बीजेपी को 247 सीट मिली, तो भैया बीजेपी को 247 सीट नहीं मिली थी। ठीक है, बीजेपी को कितनी सीट मिली है कोई बताएगा कमेंट में? कौन बता पाएगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई, एनीवन जो बता सके कि बीजेपी को कितनी सीट मिली, फटाफट। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हाँ एक चीज और बताते रहे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्टी है उनको बताते रहे, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए, बीजेपी की अगर मैं बात करता हूँ तो बीजेपी को कुल सीटें मिली हैं 240। सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी के सहयोगी दलों को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूँ तो कांग्रेस को सीटें मिली हैं सिर्फ 99, मतलब बीजेपी के 240 की अपेक्षा अगर बात करें तो कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ पर मैं इंडिविजुअल पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि एनडीए की और ना तो मैं इंडी गठबंधन की बात कर रहा हूँ। बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, और साथ में जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को टोटल सीटें मिली हैं 37। ठीक है, 37 सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी को। बाकी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उसमें लगभग में अगर बात करते हैं हम तृणमूल की, तो तृणमूल को आप देखिए इसको मिली हैं 29 सीटें। ठीक है, 29 सीटें मिली हैं। बाकी आप बहुत सारी हैं, शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं, बट हाँ ये जो मेन पार्टियां हैं उनको मैंने आपको बता दिया है। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं जिसको हम आप कहते हैं, ठीक है, उसको जो आम आदमी पार्टी को सीटें मिली हैं और सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, मतलब उनके 3 एमपी हैं। ठीक, तो कांग्रेस के 99 हो गए, एसपी के 37 हो गए, तृणमूल कांग्रेस के 29 हो गए, आम आदमी पार्टी के 3 हो गए। ये स्टेटस रहा। तो इस वजह से इसको 247 ने इसको कितनी सीटें मिली हैं? 240 सीटें मिली हैं। और यह चुनाव 6 चरणों में नहीं हुआ है, 7 चरणों में हुआ है। ठीक है, और महिलाओं ने सीट 74 महिलाओं ने दर्ज की, बिल्कुल सही बात है। नोटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुंबई में नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक, तो इसमें सिर्फ सी जवाब है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको यहाँ से पता चल गया है कि आप एग्जाम में कम से कम अच्छा कर पाएंगे, एग्जाम में इससे संबंधित अगर सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है प्रगति 2024 क्या है? इससे असत्य कथन बताना है आपको इसमें। व्हाट इज प्रगति 2024? आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। यह एक आयुर्वेदिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंच है, प्रगति 2024। इसका आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किया है, और इसका आयोजन 28 मई 2024 को किया गया है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्रगति 2024 को, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक आयुर्वेद विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। ठीक है, आयुर्वेद विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है, और इसका आयोजन कब किया गया है? 28 मई 2024 को। ये भी सही है, ये भी सही है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में हुआ है, ये भी सही है। देखो, सारा जो कुछ आपको इस प्रगति 2024 के बारे में जानना है सब मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया है। पहली चीज, इसका संबंध आयुर्वेद विज्ञान से है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। दूसरा, इसका आयोजन 28 मई 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यही लिख दिया जाए कि भारत मंडपम, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में हुआ है। फिर इसका आयोजन सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय क्यों करेगा भाई? इसका जो आयोजन किया है वो किसने किया है? आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। ठीक है, आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं CCRAS। नेक्स्ट, भारतीय सेना को मिली हाइड्रोजन बस के संबंध में आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन बस रिसीव्ड बाय द इंडियन आर्मी। यह बस IOCL ने, मतलब इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, IOCL, देखो यहाँ लिखा अपना IOCL, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इसने जो है भारतीय सेना को सौंपा है। देखो, भारतीय सेवा को सौंपा है, वाह,
भारतीय सेना को सौंपा है, ठीक है। इंडियन फोर्सेज, आज लग रहा है मुझे क्लास लगानी ही पड़ेगी इसकी। इसका माइलेज 250 से 300 किलोमीटर प्रति 30 किलोग्राम है। मतलब इसका मतलब ये है कि 30 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस से 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, ठीक है। इसका नकारात्मक पक्ष है कि सेना के जवानों को हाइड्रोजन प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय सेना और IOCL के मध्य समझौता हुआ है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखो, पहली चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और प्लस इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इसके बीच क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। और ये समझौता कब हुआ है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये समझौता हुआ है 27 मई को, 27 मई 2024 को, ठीक है। इसका समझौता हुआ है और इसने क्या किया है, हाइड्रोजन बस सेना को सौंपी है। मतलब समझौता हुआ था 27 मई 2024 को, इसने सौंपा है, ध्यान देना, समझौता नहीं हुआ, सौंपा है, ठीक है। हाइड्रोजन बस IOCL ने सेना को दिया, कब दिया, 27 मई 2024 को, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो माइलेज है, अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ, माइलेज 30 किलोग्राम हाइड्रोजन से बस जो है लगभग में मान के चलिए 250 से लेके 250 से 300 किलोमीटर तक चलेगी ये बस, ठीक। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन जो ईंधन सेल है, एक तो उसका परीक्षण भी यहाँ पे हो जाएगा कि आने वाले समय में अगर पूरे देश में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना हो तो कम से कम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसका एक परीक्षण भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेन उद्देश्य इसका है हाइड्रोजन परीक्षण, हाइड्रोजन ईंधन का परीक्षण। और साथ में जो प्रदूषण, देखो इससे प्रदूषण में कमी आएगी, इसमें प्रदूषण बढ़ेगा नहीं। तो देखिए ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ईंधन प्रदूषण नहीं करता है, ये डीजल ईंधन ज्यादा करता है, डीजल और पेट्रोल, ठीक है। तो ये भी, हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही होगा, बस यही सिर्फ सी गलत है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। AI क्रिस और AI भूमि क्या है आपको बताना है, ठीक है। बताइए भाई, AI क्रिस और AI भूमि, ये न्यूज एंकर हैं किसके, आज तक, जी न्यूज या इंडिया टीवी, किसके हैं भाई बताओ। ये रोबोट हैं। AI आधारित क्रिप्टो करेंसी, आजकल क्रिप्टो करेंसी बड़ा चर्चा में है, खासकर जब से ट्रंप जीते हैं और ज्यादा चर्चा में आ गई है। ये कानपुर IIT द्वारा चलाया गया एक एंटीवायरस है। आपको बताना है भाई ये क्या है, जल्दी बताइए। भाई साहब इनका ध्यान रखिएगा, ये जो AI क्रिस हैं और भूमि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्रिस और भूमि, ये न्यूज एंकर हैं। और इनको किसने चलाया है, इनको दूरदर्शन किसान ने चलाया है, दूरदर्शन किसान, इसीलिए नाम उसका कृषि, कृषि से कृषि रखा गया, भूमि जमीन, ठीक है। इसको DD किसान भी कहते हैं, DD किसान चैनल पर इसको लॉन्च किया गया है 26 मई 2024 को। आपके सामने अगर पूछ लिया जाए तो भूल जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनकी खासियत क्या है, ये बिना रुके और बिना थके 24 घंटे तक एंकरिंग कर सकते हैं, ठीक है भाई, थकते भी नहीं। देखो ये AI बेस्ड हैं तो इसी वजह से थकते भी नहीं। किसान दर्शक इनको देख भी सकेंगे, कहाँ पे, सभी राज्यों में इनको देखेंगे आराम से। तो ये कुछ खास बातें हैं इनके बारे में, ठीक है। तो आज हो गए 66 क्वेश्चन और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और साथ में जो है बाकी लोगों तक शेयर भी करें क्लास को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँच सके। धन्यवाद।